बीजेपी ने अपने अनरिजर्व सीट पर भी शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट दिया, तो थोड़ा सा उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाया है शेड्यूल कास्ट की तरफ। अगले 5-7 साल की राजनीति में इस बात का बहुत महत्व होगा कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ होता है सिर्फ या नहीं होता है। देखिए, चुनाव तो दिल्ली का जिस तरह से उसके हिसाब से उस कामकाज पर रेफरेंडम होना चाहिए कि क्या दिल्ली के लिए होना चाहिए था। दिल्ली सरकार को करना फिर क्या है? दिल्ली सरकार को ये करना है कि नाली साफ रहे, पानी बरसात में ना भरे। नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत। बोले भारत में आज दिल्ली चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब। आइए हम इनसे दिल्ली चुनाव पर चर्चा करते हैं। ये बातचीत जो है हम लोग ऐसे समय में कर रहे हैं जब दिल्ली का पारा एकदम गर्म है। बिल्कुल, इस सर्दी में भी जो है तापमान सियासी तापमान चरम पे है। बिल्कुल, तो आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? तमाम राज्यों में जिस तरह के चुनाव होते हैं उससे थोड़ा सा अलग और थोड़ा कमतर तो है, क्योंकि ये वास्तविक अर्थों में पूर्ण राज्य नहीं है और आमतौर पर सारी दुनिया में आमतौर पर राजधानियों को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है। और फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उसके पास उसके पावर्स होते हैं। यही व्यवस्था सारी दुनिया में चलती है कि जो राजधानी है उस पर जो केंद्र की सरकार है उसका एक कुछ खास मामलों में नियंत्रण होता है। तो ये कमतर सरकार उस मामले में तो है, लेकिन चूंकि दिल्ली है और इतनी बड़ी आबादी है और उसके सुख सुविधा का ध्यान रखना मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो महत्वपूर्ण चुनाव तो ये निसंदेह है। बेशक आप इसको बाकी बड़े राज्यों के चुनाव की तरह का जो उसका एक राजनीतिक फलित होता है, जो राजनीतिक उसका इम्पोर्ट होता है, वो शायद आपको यहाँ पर न मिले। इससे कोई केंद्र सरकार की सेहत पर आम बहुत फर्क वगैरह कभी पड़ा हो, ऐसा हुआ नहीं है। तो लेकिन हाँ, मेरे लिए तो बहुत दिलचस्प चुनाव है। मैं इसको बहुत गौर से देख रहा हूँ क्योंकि तीन राजनीतिक धाराएं इसमें टकरा रही हैं। और खास तौर से कि दिल्ली जीतने के बाद भी दिल्ली दूर है अभी मोदी जी के लिए। दिल्ली दूर है, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि दिल्ली में तो लोकसभा की सीटें इन्होंने जीती ही हैं। तो दिल्ली की जनता ने बस कुछ महीने पहले तो मतलब अपना एक समर्थन का एक मतलब अगर उसको आप कहें कि उसकी अभिव्यक्ति जो है वो तो हुई है इनके पक्ष में। तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली दूर जैसा कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली का जो नगर निगम वाला पक्ष है दिल्ली सरकार का, जो एक लोक सुविधाओं का जो पक्ष है, वो चूँकि यहाँ का नगर निगम और यहाँ के नगर निगम और यहाँ की सरकार देखती है, इस लिहाज से इसका महत्व है। लेकिन मेरी नज़र असल में दिल्ली के पूरे चुनाव की जगह मैं इसके एक समाजशास्त्रीय पहलू पर मेरी ज़्यादा नज़र है, और वो है भारतीय राजनीति का एक ऐसा पक्ष जो 1947 के बाद से भारतीय राजनीति को काफ़ी हद तक डिफाइन कर रहा है। और वो है कि जो भारतीय चुनाव में खास करके कांग्रेस के लिए जो एक सेंट्रल पॉइंट हुआ करता है नेहरू के समय से ही, कि अल्पसंख्यकों को लेकर किस तरह का समीकरण बनाया जाए। तो वो एक तरह से भारतीय राजनीति की नियति तय करता रहा है लंबे समय तक। बेशक वो संख्या 10% के आसपास थी, अब 14% है। भारत की राजनीति में संख्या कम है, लेकिन राजनीति की दिशा क्या होगी इसको तय करने की वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वो छोटी सी संख्या चूंकि बहुत घनीभूत होकर बहुत कंडेंस फॉर्म हर में जगह बहुत कंसंट्रेटेड एक मुफ्त वोटिंग का पैटर्न है। इस वजह से जितना जैसे कहते हैं कि अपनी हाइट के ऊपर पंच करता है वो वोट, बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट करता है, पॉलिसी करता रहा एक तरह से बहुत लंबे समय तक। तो ये रहा कि वो वोट जिसके तरफ रहेगा सरकार उसी की बनेगी। ये 2014 में जाके टूटा, वाजपेयी जी के समय में भी ये टूटा नहीं था। आमतौर पर वो बहुत क्रिटिकल था। तो दिल्ली को अगर देखें तो मेरी इस पर बहुत नजर रहेगी। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या है? देखिए, चुनाव तो दिल्ली का जिस तरह से उसके हिसाब से उस कामकाज पर रेफरेंडम होना चाहिए कि क्या दिल्ली के लिए होना चाहिए था और उसका कितना निष्पादन तत्कालिक
जो अभी की सरकार है उसने क्या डिलीवर किया, क्या प्रोमिसेस थे, क्या लोगों के एक्सपेक्टेशन थे और क्या डिलीवरी है। तो मुद्दा तो यही है। पर ये लेकिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैपिटल, नेशनल कैपिटल जो पूरा है, उसमें चुनाव बिजली पानी पे आके सिमट जाए। क्योंकि बिजली पानी और सड़क खड़ंजा ही इस सरकार को करना है। स्कूल ठीक ठाक कर देना है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह ठीक कर देना। वो भी देखिए, दिल्ली के जो सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली का आदमी बीमार होकर जिन हॉस्पिटल्स में जाता है वो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल नहीं है। वो एम्स है, वो सफदरजंग है, वो लेडी हार्डिंग है, वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, पटेल चेस्ट है। तो ये दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें आप देखेंगे 6 या 7 कॉलेज को छोड़कर पूरा हायर एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्कूल में भी जो मध्य वर्ग का फर्स्ट प्रेफरेंस है वो या तो प्राइवेट स्कूल्स हैं या सेंट्रल स्कूल्स वगैरह हैं। तो दिल्ली सरकार जिनको कैटर कर रही है ना, वो हेल्थ का मेन जो लोड है, हॉस्पिटल लोड, वो भी केंद्र सरकार ही उसको हैंडल करती है। पूरा हायर एजुकेशन, आप देखिए कि पूरे यहाँ का जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, ये लगभग सारा का सारा केंद्र सरकार के जिम्मे है। तो दिल्ली सरकार को करना फिर क्या है? दिल्ली सरकार को ये करना है कि नाली साफ रहे, पानी बरसात में ना भरे, जो सड़कें हैं उसमें गड्ढे ना रहें, बसें जो हैं वो ठीक टाइम पर चलती रहे और बीच में बंद ना हो जाए, और जो छोटे क्लिनिक हैं उन सबको आप मैनेज करें। यही तो काम है। तो वोट तो इसी पर होना है। लेकिन जिस पर मैं बात कर रहा था समरेंद्र जी, मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका राष्ट्रीय राजनीति पर जो इम्पैक्ट होना है, सिर्फ उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि जो सरकार पर रेफरेंडम है वो जनता अपने ढंग से तय करेगी और उसमें किसी के लिए बहुत ज़्यादा विमर्श की गुंजाइश नहीं है। मुझे इस सरकार का काम अच्छा लगा, मैंने वोट दिया, नहीं लगा मैंने हटा दिया। ये यहाँ पर होना है। पर इसका असर पड़ेगा पूरे देश में? पता नहीं, मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूँ कि कितना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण में मुझे राजनीति का जो इसका फलित है वो ये होगा कि कांग्रेस ने वापसी की है मुस्लिम वोट के मेन कस्टोडियन के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में, कि कांग्रेस जिधर रहेगी या कांग्रेस जिनके साथ रहेगी वहां पर मुस्लिम वोट गिरेगा, वहीं जाएगा। अब दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम वोट के लिए कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में उतर चुकी है पूरी तौर पर, और इससे तय होगा कि कांग्रेस क्या, जब सामने एक और मुस्लिम वोट का एक और दावेदार होता है तब वो किस तरह से मुस्लिम वोट बिहेव करता है, इसकी परीक्षा होगी। इसका राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत असर होने वाला है। अगले 5-7 साल की राजनीति में इस बात का बहुत महत्व होगा कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ होता है या नहीं होता है। सिर्फ मुस्लिम है, सिर्फ मुस्लिम वोट से फर्क कैसे पड़ जाता है? नहीं, देखिए आप इसको इग्नोर इसलिए मत कीजिए कि मान लीजिए कि यूपी है, यूपी में 19 से 20% मुस्लिम वोट है, कुछ इलाकों में बहुत कंसंट्रेटेड है, 35-40 तक। 20% वोट जिस पार्टी को मिल गया यूपी में, वो सरकार न भी बनाए तो प्रिंसिपल अपोजिशन तो बनी गई ना। हाँ, बन गई भाई। अगर मान लीजिए कि कंसोलिडेटेड वोट एक कास्ट का समाजवादी पार्टी के पास है और इसमें अगर जैसे ही 20% ऐड हो जाता है तो 30% की पार्टी बन गई ना। हाँ, बन गई, पार्टी खड़ी हो गई। तो इसलिए मुस्लिम वोट को आप, मैं वही कह रहा हूँ कि अपने हाइट से बहुत ऊपर पंच आइए, अपने जो वेट है उससे बहुत ज्यादा असर मुस्लिम वोट इसलिए दिखाता है क्योंकि वो एक मुश्त गिरता है। नहीं, ये तो बोला ही जाता है कि केजरीवाल को यहीं पे एज है कि केजरीवाल को 70 में बहुमत लाना है और बीजेपी को 50 में बहुमत लाना है। हाँ, वो एक बिल्कुल स्थिति है। हाँ, जैसे आपको एक कहानी मैं बताता हूँ 2 कंस्टिट्यूएंसी की, और इससे आप पूरे इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए। 70 में 2 सीटें बहुत दिलचस्प सीटें हैं मेरे लिए। एक मटिया महल और दूसरा बल्ली मारान। ये दिल्ली का दिल है, मतलब जिसको दिल्ली 6 बोलते हैं। मतलब लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद, तुर्कमान गेट, दिल्ली गेट, ये पूरा मतलब ईदगाह, वो पूरा एक तरह से भारत की पूरी मुस्लिम राजनीति का एक तरह से समझिए कि वो एक छोटा सा माइक्रोफॉर्म है। इस 2 सीटों पर दिल्ली जब से राज्य का रूप इसने लिया है, कभी भी कोई गैर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता है।
इन 2 सीटों पे, जबकि आमतौर पर हिंदू बहुल सीटों से मुस्लिम जीतते रहे हैं भारत में। आप देखेंगे सारे लोग, मतलब मोहसिना किदवई से लेकर सलमान खुर्शीद और सारे दुनिया भर के मुस्लिम नेता हिंदू बहुल सीटों से तो जीतते हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों से हैदराबाद में कभी हिंदू नहीं जीत सकता है। वो एक पैटर्न ही है साफ साफ कि वो नहीं हो सकता है। आपको असम में कुछ सीटें जहाँ पर हिंदू कभी नहीं जीता है, ना जीतेगा। तो इन 2 सीटों से मुस्लिम ही जीतते हैं। डेमोग्राफी का अंदाजा है कि ये यहाँ पर 50% या उससे थोड़ा ज़्यादा मुस्लिम है, क्योंकि मुगल राजधानी के आसपास के उनका ये इलाका है। मुगल यहीं से उन्होंने पूरे देश पर राज किया है, देश के बड़े हिस्से पर राज किया है। इन 2 सीटों पर बीजेपी सर पटक के रह गई, आज तक इसको क्रैक नहीं कर पाया। वो दिल्ली पर राज करती है, लाल किला से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, लेकिन लाल किला जहाँ पर है वो बीजेपी से क्रैक नहीं हुआ है। वो राम मंदिर आंदोलन के समय कोई ऐसा समय नहीं जिस समय कि वो इलाका बीजेपी के साथ गया, कोई ना कोई मुस्लिम ही जीतता है। अब इन 2 सीटों पर बीजेपी इस बार एक प्रयोग कर रही है, बहुत दिलचस्प प्रयोग है, मेरी इसलिए इस पर नज़र है। इन 2 सीटों पर आमतौर पर बनिया और इस तरह के सोशल ग्रुप्स, हिंदू जो वोट है वहाँ पर वो 40% के आसपास, उसमें ये कई सारे सोशल ग्रुप्स हैं। जनरल सीट है दोनों। बीजेपी ने इन दोनों सीटों पर इस बार शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट दिया है, और इस बार हिंदुओं के अपर कास्ट और मिडिल कास्ट की परीक्षा है कि आपके सामने अब 2 दलित कैंडिडेट हैं, सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का मुस्लिम कैंडिडेट है। आप दलितों को वोट देंगे कि नहीं देंगे? और सुनिए एक दिलचस्प बात कि विराट हिंदुत्व बनाने का सारा ओनस अभी तक मुख्य रूप से ओबीसी और दलित जातियां संभालती रही हैं। वो कल्याण सिंह से लेकर उमा भारती और पूरा राम मंदिर आंदोलन देखेंगे तो वो जो मेन स्टे है, जो मतलब तो करोड़ों लोग, जब करोड़ों हिंदू की जब बात करते हैं तो आप किसकी बात करते हैं आप समझ सकते हैं। तो वो तो कई बार पावर में सेकंड फिडल, मतलब दूसरे भूमिका में रहते हुए भी हिंदुत्व को आगे इस देश में खास करके ओबीसी ने बढ़ाया है, और दलित भी उसमें काफी रहा है। अब आपके सामने दिलचस्प है वहां पर कि आपके पास एक दलित कैंडिडेट है दोनों सीट पर। बीजेपी अपने दिल्ली का सबसे बड़ा प्रयोग मुझे लगता है यहाँ पर कर रही है कि क्या वहाँ का सवर्ण नहीं, वो उसके पीछे आएगा। एक और रीजन क्या ये भी है कि जो मुस्लिम और जो दलित कॉम्बिनेशन की जो बात हो रही है, क्या उसमें क्रैक, ये संभव है। लेकिन अगर मुस्लिम वहाँ पर दलित कैंडिडेट जो है, भाई उन्होंने सब आजमा लिया वहाँ पर, ब्राह्मण, बनिया, एक्स, वाई, जेड, खत्री, सारे कैंडिडेट उन्होंने बीजेपी ने वहाँ पर आजमा लिए हैं, सरपट पीट लिया है। अब वो अपना एक मतलब वो दांव खेल रही है जो कि नहीं खेला गया है, कि अब आपके सामने उन दोनों जगहों पर कैंडिडेट के नाम मैं आपको बता देता हूँ, या नहीं बताता हूँ, मतलब पता नहीं, उसको चुनाव प्रचार जैसा मान लिया जाएगा, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर 2 जगह अब दलित कैंडिडेट आपके पास हैं। क्या दलित कैंडिडेट लेने के बाद मुसलमानों का एक छोटा सा भी हिस्सा जो जय भीम जय मीम करता है, क्या वहाँ पर दलित के साथ जाएगा? और खास करके जो दलित जातियों के लोग मुस्लिम बने हैं वो अपने धर्म को ऊपर रखेंगे या अपनी जाति को ऊपर रखेंगे? भाई हिंदुओं की तमाम जातियों के लोग मुस्लिम बने हैं, ये तो एक सुनिए ना, अभी आप अगर जाति आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपके मुस्लिम बन जाने के बाद भी आपकी जाति महत्वपूर्ण होनी चाहिए। वही तो 7-8 पीढ़ियों से पहले आपके भाई बहन रहे होंगे ना, मतलब जिनके साथ आप रहे होंगे, अगल बगल आज भी रह रहे हैं। तो जो शेड्यूल कास्ट जो है, मुस्लिम में शेड्यूल कास्ट हो नहीं सकते 1950 के ऑर्डर की वजह से, लेकिन सामाजिक रूप से तो आप जो शेड्यूल कास्ट के लोग मुस्लिम बने होंगे उनकी कास्ट एफिनिटी आपकी नंबर 1 आइडेंटिटी है या आपकी मुस्लिम आइडेंटिटी नंबर 1 आइडेंटिटी, इसकी परीक्षा होगी इन 2 सीटों पर। ये एक एंगल हुआ जो इम्पोर्टेंट है। एक एंगल ये आता है कि दलित जो है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गया दिल्ली का वो आम आदमी पार्टी की तरफ। तो क्या ये पॉसिबल है कि इन 2 सीट को बेस बनाकर दलित और मुस्लिम जो आम आदमी पार्टी का 2 मेजर कोर वोटर है
उसके भीतर एक स्प्लिट क्रिएट करना, क्या ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है? देखिए, ये तो है कि जब कांग्रेस में दलित रहे आज़ादी के बाद, खासकर दिल्ली में तो रहे ही, मतलब उनका हाँ, जो वो समीकरण तो था समीकरण कांग्रेस के था। साथ नहीं, रहे। गांधी जी कांग्रेस ने से जब छिटका है तो दलितों का बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी की तरफ गया है, और उसमें उन्होंने बहुत बाबा साहब की फोटो लगाना और झाड़ू को सिंबल बनाना, बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं, सिंबॉलिकली की हैं। अब इस बार उनकी पॉलिसीज की भी परीक्षा होगी कि शेड्यूल कास्ट के लिए आपने एक्चुअली जमीन पर डिलीवर क्या किया है, क्या कुछ किया है, नहीं किया है, और पावर कितना शेयर किया? पावर तो ये इस तरह से है कि शेड्यूल कास्ट के जो मंत्री बनाए गए, कोई मंत्री आम आदमी पार्टी में टिका नहीं। मतलब आप देखिए, संदीप वाल्मीकि, फिर राजपाल गौतम, उसके बाद फिर चौहान साहब, अगर देखिए तो कोई भी दलित मंत्री एक ही बनाते हैं। एक तो उसको सबसे खराब वाले एक दो मंत्रालय देते हैं जिसमें सबसे छोटा बजट है, वो समाज कल्याण टाइप के एक दो विभाग दे देते हैं उसको, गुरुद्वारा चुनाव करा लीजिए, मतलब उस टाइप के एक दो विभाग देते हैं। कभी किसी की मंत्रालय में आम आदमी पार्टी ने कभी किसी शेड्यूल कास्ट को नहीं दिया, आज तक किसी शेड्यूल कास्ट को उन्होंने राज्यसभा में नहीं भेजा, बल्कि ओबीसी को भी नहीं भेजा। तो वो उनका एक अपना मतलब सिंबॉलिज्म और फोटो और उनकी एक्चुअल डिलीवरी, जो वो स्कॉलरशिप की योजना बनाते हैं तो उसका विज्ञापन पर कई 100 करोड़ रुपए के आसपास का अगर खर्च हुआ होगा, तो एक्चुअल जो स्कॉलरशिप है वो 5 लोगों को दी गई है, 5-5 लाख करके। 25 लाख 5 साल में आपने 25 लाख की स्कॉलरशिप दी और करोड़ों का विज्ञापन कर लिया। तो ये सारी चीजें इस बार चर्चा में है। खास करके राजपाल गौतम ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये बिल्कुल, जैसे उनके एक बहुत बड़ा इशू था कि सफाई कर्मचारियों को स्थायी करना, तो वो तो उन्होंने किया नहीं। तो बहुत सारी डिलीवरीज नहीं है, 10 साल के बाद अपनी एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन जो इनका एक समीकरण था कि आप खास सामाजिक वर्गों के पास पूरी सत्ता और वोट मुसलमानों और दलितों से लेना, ये जो समीकरण रहा, जो कांग्रेस के समय भी करते थे, नेहरू कांग्रेस भी दरअसल यही मॉडल है। तो आम आदमी पार्टी 10 साल तो उसको खींच ले गई है। नीचे से अगर अंतर्विरोध आ रहा है तो उसकी भी परीक्षा इसमें होगी कि कितना किस हद तक कर रहे हैं। खास करके इन 2 सीटों की जहां मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत सारी संभावनाओं को पैदा करता है। उसका क्या नतीजा होगा ये हम देखेंगे बाद में, क्या उसका होना है, क्या मुसलमानों का एक हिस्सा दलित के साथ अपनी जाति पहचान और पुरानी अपने भाई बंद होने की वजह से क्या शेड्यूल कास्ट के पास जाएगा। बोलते भी हैं कि गुजर जो है वो गुजर पहले है, मुसलमान हिंदू बाद में। तो उसी हिसाब से क्या ये जातियां भी अपने धर्म के ऊपर अपनी कास्ट के आइडेंटिटी को रखेंगी या धर्म को ही ऊपर पहचान बनाएगी। मुसलमानों में आमतौर पर धर्म को प्राइम आइडेंटिटी बनाकर वोटिंग का व्यवहार रहा है अभी तक। क्या वो टूटता है? वो नहीं टूटता है तो फिर जय भीम और जय भीम का क्या मतलब है? तो ये तो एक तो देखा जाएगा, और दूसरा कि क्या शेड्यूल कास्ट पर बेट करना बीजेपी ने जो किया है, मतलब अनरिजर्व सीट पर शेड्यूल कास्ट को देना, ये जैसे आम आदमी पार्टी ने एक भी नहीं दिया। 12 रिजर्व सीटें हैं, 12 की मजबूरी है, 12 कैंडिडेट दिया आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी ने अपने अनरिजर्व सीट पर भी शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट दिया, तो थोड़ा सा उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाया है शेड्यूल कास्ट की तरफ। शेड्यूल कास्ट इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये भी एक देखना होगा कि जो आपको हिस्सेदारी दे रहा है उसके साथ आप कैसे उस पर आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। दूसरा ये कि पर बैटल बहुत मजबूत वाला दिया है, देखते हैं। मतलब ये तो मैं, क्योंकि शायद मैंने पूरे जीवन में कभी इलेक्शन प्रेडिक्ट नहीं किया है, क्योंकि इतने फैक्टर्स होते हैं कि मतलब उसको मैं मानता हूँ कि मेरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि उस तरह का मैं सर्वे करता नहीं हूँ। बहुत मतलब सैकड़ों लोगों से बात कर रहा हूँ उस तरह से, और इस समय तो मेरे पास ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास 50 रिपोर्टर और उनको ज़मीन पे भेज दिया कि जाओ पता करो, वो भी आज की तारीख में मैं नहीं करता हूँ। तो इसलिए मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर रहा हूँ कि क्या होगा, जो कभी नहीं किया है, लेकिन दिलचस्प है और मेरी नज़र है कि क्या होगा। खास करके इन 2 सीटों पे, जहाँ पर देखिए होता कैसे है कि या तो आम आदमी पार्टी की तरफ पूरा जाता है या पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ जाता है मुस्लिम वोट इन सीटों पर। मतलब पिछली बार अगर मैं ठीक से याद है मुझे, तो मटिया महल सीट पर शोएब इकबाल को 65% के आसपास वोट मिला और लगभग वही मुस्लिम आबादी वहाँ पर होगी शायद।
तो एक मुश्त सारा एक तरफ चला जाता है। तो क्या इतना ही पोलराइज्ड रहेगा, क्या टूटेगा, और क्या हिंदू जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के प्रति तो नहीं उसी तरह से कांग्रेस वोट का करेंगे? तो अभी भी कुछ खास दिख नहीं कहना रहा। मुश्किल है, मैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ निश्चित रूप से पूरे देश में मुस्लिम गया है, पर और इनको उन्होंने जैसे वायनाड को चुना, हम्म, मुस्लिम जहाँ पर बहुत अच्छी खासी आबादी है और जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, उस सीट को भाई और बहन दोनों ने चुना। ये एक बहुत मेजर मतलब एक संदेश भी देने की कोशिश है कि यही मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ या करती हूँ, ये भी तो बताया उन्होंने। पर लोकसभा और विधानसभा में थोड़ा होगा, लेकिन वोटिंग बिहेवियर एज ए सोशल ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप वो तो लगभग एक जैसा कई बार रहा है। और क्या बदल जाएगा जिसकी वजह से चीजें बदल जाएंगी? हो सकता है कि कांग्रेस नहीं, जैसे बीजेपी को रोकने के लिए यहाँ पर वो डिफ्यूजन को थोड़ा जो ब्रेक हो रहा है उसको रोकेंगे, तो यही स्ट्रांग फोर्स जो है वो आम आदमी पार्टी है, तो उधर सब जाएंगे। इसको मैं भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक मानता हूं कि जब तक, जो लोहिया ने भी कहा है कि हिंदू अगर जाति या विभिन्न कारणों से टूटता है, यही वर्ड है उनके, तो मुसलमानों को भी टूटना चाहिए। वो अगर एक मुश्त वोट करेगा तो दूसरे वाले समूह को एक मुश्त वोट करने से कैसे रोकेगा? नहीं, वो माइनॉरिटी साइकोलॉजी फिर बोला जाता है कि माइनॉरिटी साइकोलॉजी होती है ना, तो माइनॉरिटी साइकोलॉजी होगी तो मेजोरिटी साइकोलॉजी हो जाएगी ना फिर। तो फिर आप अगर मुस्लिम अगर जातियों में बटा हुआ मुस्लिम एक मुश्त वोट करेगा, ये उनका हैदराबाद का भाषण है, राम मनोहर लोहिया का बहुत प्रसिद्ध भाषण है, जो भाषण की शक्ल में भी अलग से पुस्तिका में छपा है कि भारतीय मुसलमान और लोहिया करके वो प्रकाशित भी हुआ है। तो मुस्लिमों को भी टूटना चाहिए। मुस्लिम क्यों एक मुश्त वोट करेगा? और वो आज बीजेपी का डर की वजह से नहीं कर रहा है, बहुत लंबे समय से कर रहा है। नहीं, वो तो शुरू से है। तो इतनी एकजुटता दूसरे वाले समूह को भी तो एकजुट होने के लिए पुश करती है, 100% करती है। आपको कोई इशू आता है, आप अपने सारे विभेद, सारा राजनीतिक कम्युनिस्ट से लेकर एकदम घनघोर जमायत उलेमा हिंद तक खड़ा हो जाता है कि एक साहबानों पे हमको एक पोजीशन लेनी है, तो सब एक चीज नहीं, एक ही नहीं है सर, बहुत से आर्गुमेंट्स हैं। जैसे आप देखिए ना कि सेंट्रल दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बना और इंडिया हैबिटेट सेंटर बना, दो है ना। तो उसके बगल में इस्लामिक सेंटर चाहिए, इस्लामिक सेंटर चाहिए। क्यों भाई आप इंडिया इंटरनेशनल में क्यों? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर आपको इस्लामिक नहीं, ये तो प्रॉब्लम है कि भाई 73 में इन्होंने जो सबसे बड़ा संगठन बनाया, जिस समय कहीं बीजेपी उसमें नहीं थी, इन्होंने बनाया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। क्यों बनाया आपने? क्या जरूरत थी? नहीं, इवन ये जो ताला खुला, जब राजीव गांधी ने जब ताला खुलवाया वहाँ का, अगर राजीव गांधी उसको क्लेम, अब तो उनको बीजेपी कांग्रेस उस क्लेम को लेती नहीं है, लेकिन जब विवादित ढांचे का ताला खुला तो सबसे पहले प्रतिक्रिया हिंदू पक्ष से थोड़ी आई थी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वगैरह इधर पहले बनी, उसकी प्रतिक्रिया में फिर इधर आपको राम मंदिर आंदोलन की समितियां वगैरह बनना शुरू हुआ है। तो वो तो कई बार होता क्या है कि आप कह सकते हैं कि बहुजन सांप्रदायिकता बुरी है, लेकिन बहुजन सांप्रदायिकता कई बार मुस्लिम नहीं, यहाँ पर तो उल्टा प्रतिक्रिया में भी तो आता है ना। यहाँ तो ये भी हुआ कि कॉमन सिविल कोड जो है वो मेजोरिटी मांग रहा है। यस, और नहीं, इसमें भी दिलचस्प है कि राम मंदिर का ताला खुलवाने का कोर्ट का फैसला होने के बाद, तो उस कोर्ट के फैसले के लिए हिंदू पक्ष ने इंतजार किया 50 साल, लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, मतलब जब तक कोर्ट में टंगा हुआ था, कोर्ट टांगना भी तो कोर्ट का फैसला ही होता है ना, कि अभी मैं इस पर हम जजमेंट नहीं देंगे। ये एक्सपेरिमेंट हो चुका था साहबानों में ना सर। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो एक हिंदू मुस्लिम बाइनरीज जो क्रिएट करती है, वो कई बार माइनॉरिटीज भी क्रिएट करती है। ऐसा नहीं इनकी प्रतिक्रिया में वो कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया में भी ये होता है। तो ये दिल्ली वाला चुनाव मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए इसका महत्व इसी रूप में एक आएगा। बहुत केंद्र वगैरह में कोई इम्पैक्ट वगैरह तो होना जाना है नहीं, उसका एक समीकरण अपना एक बन गया है। असर यही आएगा कि विपक्ष की राजनीति, क्या कांग्रेस उसकी सरताज रहेगी? अगर कांग्रेस की इसमें वापसी होती है तो कांग्रेस रिसर्जेंट कांग्रेस हम लोग देखेंगे। कांग्रेस का अगर यहाँ से क्षय होता है तो फिर हम एक बहुत बिखराव के शक्ल में इंडिया जो गठबंधन बना वो तो खत्म हो गया लगभग। वो तब कहाँ है? केरल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है,
वो दिल्ली में नहीं रहा, पंजाब में वो है नहीं, आपको मतलब लगभग महाराष्ट्र में बहुत। अच्छा, बड़ा स्ट्रेटेजिक नहीं लगता कि सारी जो एलाई पार्टीज हैं वो सब किस तरीके से कांग्रेस को साइडलाइन करने में लगी हुई अपने हैं? राज्य की राजनीति है उनको, वो कंपटीशन में है कांग्रेस के साथ। अब तृणमूल कांग्रेस क्या करे, सीपीएम केरल में क्या करे? अगर कांग्रेस बढ़ेगी, कांग्रेस कौन सा वोट ले जाएगी? वही मुस्लिम, वही सेकुलर स्पेस से ही तो वो मतलब इससे हिस्सा वो लेगी। तो इसलिए मुझे लगता है मतलब एक इंटरनल बैटल भी है कांग्रेस वर्सेस एलाइज, और वो मुस्लिम वोट के लिए जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में लड़ रही है। तो दिलचस्प चुनाव है, नजर रखनी चाहिए राजनीति शास्त्र के और राजनीति विज्ञान के तमाम विद्यार्थियों को। मैं भी इस पर मेरा ही मोटे तौर पर एक ऑब्जर्वर के तौर पर मेरी नजर रहेगी। और ये जो था पहले कि मतलब केजरीवाल अगर 45 और 50 के आसपास रहेंगे तो भी मैं प्रेडिक्ट करता नहीं हूँ, समझेंगे तो रिस्क में रहेंगे। मुझे उसको मतलब मुझे लगता है कि मैं उससे खुद को बाहर ही रखा हूँ अभी तक। सारे जैसे बहुत सारे राजनीतिक ऑब्जर्वेशन के सारे पूरे अपने लंबे जो मेरा पीरियड रहा है, तो ये मतलब उस क्षेत्र में ही गड़बड़ भी हो जाता है। नहीं, उसका उसकी क्षमता मेरे अंदर नहीं है। नंबर्स और प्रेडिक्शंस मतलब नहीं, मैं वो नंबर्स पे नहीं जा रहा हूँ, मैं प्रेडिक्शन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये इस पे जा रहा हूँ कि लोग ये बोल रहे हैं कि अगर 50+ नहीं हुआ तो सर्वाइवल मुश्किल होगा आम आदमी पार्टी का यहाँ। पता नहीं, मतलब मैं पता नहीं, सरकार होती, बहुमत आके सरकार बन गया, चलिए देखते हैं। मतलब तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सर, शुक्रिया इस चर्चा के लिए। और ये दिलीप मंडल साहब थे। दिल्ली चुनाव पे हम लोग कुछ खास उसके एस्पेक्ट्स पे चर्चा करने के लिए आज बैठे थे।